Welcome students. In the previous video, we have discussed about the shielding and de-shielding. Okay, so now we'll study the factor affecting the chemical shift. See in the before we have discussed one video about the chemical shift. What is chemical shift? I told you it is a shift in the spectra from the reference. Okay, now the factor which affect the chemical shift. See if such type of in the chemical shift we have learned that we have what is the chemical shift means a shift in the position of the spectra with respect to reference. Okay, that is the chemical shift. So what are the factor which affect this chemical shift means affect the position. ये जो position है स्पेक्ट्रा की ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी या फिर इस जगह से स्पेक्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं, जो पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, इसके पीक के पोजीशन को अफेक्ट करते हैं. ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं? ऐसे 4 फैक्टर्स वी हैव, दैट इज फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, वैन डर वाल्स डीशील्डिंग एंड आइसोटोपिक इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. These are the 4 factors. So we'll learn these 4 factors one by one. First of all, inductive effect is also called as minus I effect. अब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम लोग अटैच कर देंगे. जैसे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गया किसी भी कंपाउंड को तो क्या अफेक्ट होगा इसके हाइड्रोजन्स को. ठीक है, ये एटम ये एलिमेंट अटैच होने के बाद किसी कंपाउंड को ये जो 2 हाइड्रोजन है इसके पीक को क्या अफेक्ट होगा. ठीक है, ये स्टडी करना है हमको. इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर लग गया तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या अफेक्ट होगा उस कंपाउंड पे. तो देखो अभी ये हाइड्रोजन है इसके पास में. मैंने पहले ही बताया था कि हर एटम के ऊपर एक हर एटम के ऊपर एक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि उसके न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है ना. बताया था ना मैंने इसके पहले वीडियो में ये वाला एग्जांपल देके बताया था कि हर एटम के ऊपर एक क्लाउड होता है जो कि उस एलिमेंट के न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है. उसको बोलते हैं हम लोग शील्डिंग. अगर किसी वजह से ये जो क्लाउड है ये डिस्टर्ब हो गया तो फिर हम लोग बोल देंगे इसको डीशील्डिंग, है ना. किसी वजह से अगर ये क्लाउड ब्रेक हो गया तो हम लोग उसको बोलते हैं डीशील्डिंग. तो मैंने ये एग्जांपल देके भी बताया था Cl का. अगर Cl लग गया तो क्या होगा, ये Cl लग गया तो इसके ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इसका क्लाउड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा. तो इसका जो क्लाउड है जो ऊपर गोल गोल घूम रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर ये हाइड्रोजन डीशील्डेड हाइड्रोजन हो जाएगा. तो यही हम बताना है हमको इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कि फ्लोरीन लगने के बाद, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो ये जो हाइड्रोजन है ये स्पेक्ट्रा अपने डाउन फील्ड में शो करेंगे और ये स्पेक्ट्रा अपने अप फील्ड में शो करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके पास में है तो इस हाइड्रोजन के पास से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींचेगा, इसके पास से कम खींचेगा क्योंकि ये दूर है ना. तो ज़्यादा इसके पास, इस हाइड्रोजन के पास से ज़्यादा पास में होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इन हाइड्रोजन के क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएंगे. इस तरह क्लाउड होते हैं, मैंने बताया था. ये देखो फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन है, ये ऊपर हाइड्रोजन है. मैंने कहा था इसके ऊपर एक क्लाउड होता है, इसके ऊपर भी क्लाउड होता है. अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, इनके ऊपर भी क्लाउड है, इनके ऊपर भी क्लाउड है, इनके ऊपर भी क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो ये फ्लोरीन इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये ज़्यादा फोर्स से खींचेगा इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये दूर है तो इनका क्लाउड ज़्यादा डिस्टर्ब होगा. अब क्लाउड डिस्टर्ब हो गए इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ये हो गए डीशील्डेड. अब मैंने बताया था अगर हाइड्रोजन कोई भी प्रोटॉन डीशील्डेड है तो उनका जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो डाउन फील्ड मिलेगा, है ना, डाउन फील्ड मिलेगा, और इनका जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो अप फील्ड मिलेगा. तो ये ठीक है. ये दो टाइप, इस कंपाउंड के अंदर 2 टाइप के प्रोटॉन हैं, ये ए टाइप का, ये बी टाइप का. तो इसका प्रोटॉन, इसका स्पेक्ट्रा जो मिलेगा वो हमको इधर मिलेगा डाउन फील्ड में मिलेगा, और इस हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा अप फील्ड में जो सामने मिलेगा. ठीक है.
क्या रीज़न है? रीज़न है इंडक्टिव इफेक्ट। सिमिलरली इस केस में वही है, ये जो प्रोटॉन है ये डी शील्डेड है, ये प्रोटॉन है वो शील्डेड है। अब क्यू है, सेम यही रीज़न है उसका भी, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है मैंने, ये प्रोटॉन इज सेड टू बी शील्डेड, is said to be de-shielded if it is attached to electronegative atom or a group greater the electron, फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पे, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द एटम ग्रेटर इज द डी शील्डिंग कॉज टू द प्रोटॉन। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज़्यादा विड्रॉइंग होगा, और जितना ज़्यादा विड्रॉइंग होगा उतना ज़्यादा वो हाइड्रोजन डी शील्डेड होगा, और उतना ज़्यादा उसकी पिक जो मिलेगी वो डाउनफील्ड मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट वैन डर वाल डीशील्डिंग है। अब वैन डर वाल डीशील्डिंग में क्या होता है कि इन ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें ज़्यादा क्राउडिंग है, बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, वैसे मॉलिक्यूल में सपोज हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, हमको पता ही ये है साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, हमने पढ़ चुके हैं ये इसके प्रीवियस ईयर में कि साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है। अगर सपोज हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये एक साइक्लोहेक्सेन, ये एक साइक्लोहेक्सेन, दोनों भी चेयर फॉर्म ले लिया, और ऐसे मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, सपोज़ ये 2 हाइड्रोजन लगे, ये 2 हाइड्रोजन सिंपल है, लेकिन इसमें अगर इस हाइड्रोजन की जगह अगर CH3 लग गया तो क्राउडिंग बढ़ गया। क्राउडिंग बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा? क्राउडिंग बढ़ने से क्या होगा, इसके ऊपर जो क्लाउड है, इसके ऊपर भी क्लाउड है एक, ठीक है। तो इनके क्लाउड को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इनके क्लाउड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई क्राउडिंग नहीं है, तो इस वजह से इनके ये दोनों भी शील्डेड है, ये दोनों हाइड्रोजन शील्डेड है। सिमिलरली अदर जो हाइड्रोजन लगे वो भी शील्डेड ही है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल के दिखाए हैं, बाकी पॉइंट पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब सपोज इन 2 हाइड्रोजन पर ही अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया CH3 ग्रुप से, तब क्राउडिंग बढ़ गई है। क्राउडिंग बढ़ने से क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन इन दोनों के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल करेगा, रिपल्शन होगा दोनों के क्लाउड के बीच में। रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, इस हाइड्रोजन के क्लाउड डिस्टर्ब होगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, इसका क्लाउड हाइड्रोजन क्लाउड ब्रेक हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन डीशील्डेड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन डीशील्डेड हो जाएगा ब्रेक होने की वजह से, ठीक है। तो वही बोला है वैन डर वाल क्राउडिंग, अगर ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल में ज़्यादा अगर ओवर क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक होता है, और वो जो मॉलिक्यूल जो एटम है, वो जो हाइड्रोजन एटम है वो डीशील्डेड, द हाइड्रोजन एटम गेट डीशील्डेड एंड द स्पेक्ट्रा विल शिफ्ट टू डाउनफील्ड। डीशील्डिंग है तो डाउनफील्ड में शिफ्ट होगा। सेम यही मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट। एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट मतलब ये मतलब डबल बॉन्ड में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, जैसे अल्कीन है, अल्काइन है, बेंजीन है, तो इस कंपाउंड में कैसे स्पेक्ट्रा मिलता है वो हमको स्टडी करना है। एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो उस कंपाउंड में स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है वो हमको स्टडी करना है। जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया, ये है कीटोन का एग्जांपल है CO और ये हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होगा, हमको पता है डबल बॉन्ड होता है, तो ऊपर एक क्लाउड, इसके ऊपर एक क्लाउड होता है और इसके यहाँ पे एक क्लाउड होता है ना। जैसे ये देखो, ये कीटोन है, यहाँ पे ड्रॉ करते, ठीक है, पीछे बताती हूँ मैं। देखो ये है कीटोन है, ये हाइड्रोजन है। हमको पता है कीटोन डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड की ओवरलैपिंग ऐसी होती है, साइड वे ओवरलैपिंग होती है, हमको पता है डबल बॉन्ड में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक ऊपर क्लाउड रहेगा इलेक्ट्रॉन का, एक नीचे क्लाउड रहेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पे घूमता रहेगा, ये यहाँ पे घूमता रहेगा। बाकी जो सिंगल बॉन्ड वाले पड़े थे उस केस में थोड़ा अलग था, लेकिन डबल बॉन्ड के केस में थोड़ा अलग रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ऊपर क्लाउड घूमता रहेगा, एक नीचे क्लाउड घूमता रहेगा। और ये याद रखना है हमको कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं,
उसके अपोजिट परपेंडिकुलर उसका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस ऐसे घूम रहे हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मतलब खुद का मैग्नेटिक फील्ड, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे होगा, इस तरह इस तरह इस तरह जनरेट होगा। ये होगा इसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है इस मॉलिक्यूल का, किस वजह से, एटम के इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से ऐसे जनरेट। ऐसे डबल बॉन्ड जिस भी जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, रिंग है, उस केस में इस तरह दिखाते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के केस में अलग से दिखाया था, हमने थोड़ा अलग दिखाया था, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के केस में फिर इसका देखो ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो ऐसे जनरेट होगी, ठीक है, जनरेट होगी। ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हैं इस कीटोन में। अब हम लोग ये तो जो मैग्नेटिक फील्ड, ये तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं नीचे से लगाती हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, यहाँ पे तो इस जगह पे, और इसकी डायरेक्शन कैसी, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे जा रही है, ऐसे और फिर ऐसे ऐसे। सेम ये भी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। अब मैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रही हूँ वो नीचे से लगा रही हूँ, नीचे से लगा रही हूँ, मतलब ये यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ से जा रहा है। मतलब जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाती हूँ वैसे ही ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब ये यहाँ से तो इसको ढकेलेगा नीचे, मतलब रिस्ट्रिक्ट करेगा। मतलब सपोज अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे होते तो उस हाइड्रोजन को मैग्नेटिक फील्ड लगता ही नहीं, क्योंकि ये इसको नीचे ढकलेगा तो ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस हाइड्रोजन को लगेगा ही नहीं। लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ये इंड्यूस ऐसे ऐसे जा रहा है। अब मैं ऐसे पूरा लगा रही हूँ, ऐसे पूरा लगा रही हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ हाइड्रोजन रहता तो उसको तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता एक्सटर्नल, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पे है तो ये ऐसे जा रहा है, तो इस साथ में ये भी आ जा रहा है, तो इस हाइड्रोजन को मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। कौन सा, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, डबल लगेगा, है ना। साथ में इन दोनों का ऐड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको लगेगा। अब ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये डी शील्डेड, ये शील्डेड नहीं है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे रहते तो वो शील्डेड हो जाते हैं, क्योंकि ये इंड्यूस से शील्ड होते, ये इंड्यूस उसको शील्ड करता, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसको शील्ड करता उस हाइड्रोजन को, ठीक है। सेम वही बताया है यहाँ पे एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट में, ये मैंने दिखाया है। देखो ये कीटोन है, ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप में ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है और नीचे से मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। तो ये हो गया ये डी शील्डेड प्रोटॉन है। क्यों डी शील्डेड प्रोटॉन है, क्योंकि ये देखो पूरा इसे पूरा मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगी मैं, तो ये सारे प्रोटॉन डी शील्डेड है, क्योंकि ऐसे जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ये ऐड हो जाएंगे और ये इसको लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया डी शील्डेड प्रोटॉन। तो मैंने क्या लिखा है, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट मीन्स अफेक्ट इन केस ऑफ द डबल बॉन्ड डी शील्डिंग अफेक्ट ऑन प्रोटॉन अटैच टू CC then that of can be accounted for inductive effect alone फॉर एल्डिहाइड एंड बेंजीन। तो तुम मन से भी डाल सकते हो इसमें, जो मैंने बताया है उसको मन से भी इसके अंदर पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। सेम अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरफ से होता है, मतलब स्ट्रेट होता है, पेपर में ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसे रिंग होती है, मतलब 2 डायमेंशनल रिंग होती है, और ऐसे ऐसे हाइड्रोजन ऐसे साइड में हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। बेंजीन में ऐसे हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन में एक ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और बेंजीन के नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब मैंने बताया इलेक्ट्रॉन क्लाउड के परपेंडिकुलर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे, तो ये ऐसे एक्स मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे, ठीक है। ये छोटा बड़ा नहीं है, दोनों को बराबर ही निकालना, वो गलती से छोटा बड़ा हो गया, तो ये दोनों भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो इसने भी नीचे से, अगर मैं नीचे से लगाती हूँ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड,
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पोजीशन पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, अगर इस पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन होते तो वो शील्डेड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये शील्डेड नहीं होंगे, क्योंकि इसको ये और ये एडिशन दोनों मिलाकर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो ये डी शील्डेड है, शील्डेड नहीं है, इसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, इन हाइड्रोजन को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। सपोज ये हाइड्रोजन इस जगह पे होते तो वो शील्डेड होते, क्योंकि उनको एक प्रोटेक्शन मिलती। किसकी प्रोटेक्शन मिलती? ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की प्रोटेक्शन मिलती, जो इसको लगने नहीं देते। ठीक है। अगर मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया अल्काइन का, तो अल्काइन में भी देखो, अल्काइन में ऐसा अल्काइन का स्ट्रक्चर होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रहे हैं, नीचे से मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। अब ये देखो, ये दो जो हाइड्रोजन है ये इस डायरेक्शन में यहाँ नीचे है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? शील्डेड है। कौन शील्ड कर रहा है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इनको? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट कर रहा है इनको। तो इनके ये जो दो हाइड्रोजन है, इनका स्पेक्ट्रा कहाँ मिलेगा हमको? इनका स्पेक्ट्रा मिलेगा हमको अप फील्ड में मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया एन आइसोट्रॉपिक के बारे में। एन आइसोट्रॉपिक